तो हम लोग वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे बात कर रहे थे, जिसमें से साक्ष्य पे बात कर रहे थे कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्ध करने के लिए कौन कौन तरीके के साक्ष्य दिए। तो उसमें तीन प्रमुख साक्ष्य, मतलब तीन बिंदुओं पे प्रमुख साक्ष्य थे, जिनके चारों ओर उन्होंने साक्ष्य दिया था। जैसे पहला था कि भौतिक भू आकृति एवं स्थलाकृति विज्ञान से संबंधित, जिसमें कई सारे पॉइंट देखे थे। नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, पुराने पर्वत और पठार कैसे थे, है ना, और तटीय साम्यावस्था, जिग्सॉ फीट देखा, ये सब हमने देखा था, द्वीपीय क्षेत्र। दूसरा, इस पे कल बात हो गई थी इन सारे बिंदुओं पर, ठीक है ना। आज हम लोगों को बात करना है जलवायु और जीवाश्म संबंधित जो साक्ष्य हैं, और एक और उसके बात है लेमिंग जीव एक है, उसके बारे में। तो जो दूसरा साक्ष्य हम लोग बात करेंगे वो कैसा है, पूरा जलवायु एवं जीवाश्म संबंधित साक्ष्य, ठीक है। पूरा जलवायु एवं जीवाश्म संबंधित साक्ष्य जो है, इसमें हम कई बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे पूरा जलवायु संबंधी अध्ययन, फिर कार्बोनिफेरस हिमयुग के प्रमाण, कोयला संबंधित प्रमाण जो मिलता है, और एक है वनस्पतियों के जीवाश्म संबंधित साक्ष्य है। तो पूरा जलवायु, जैसे हम आपको जब सिद्धांत ही पढ़ा रहे थे वैगनर का, तो उसमें हम आपको बताए थे कि वैगनर का सिद्धांत इस आधार पर ही आधारित है, क्योंकि वो एक पूरा जलवायुवेत्ता थे, और वो एक ही महाद्वीप पर उसके विभिन्न भूगर्भिक कालों में उसकी जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। जैसे भारत है ना, तो भारत पर मान लीजिए उनको स्टडी करना है, तो वो भारत की जब से भारत क्या है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना, तो उसी के साथ जो है महाद्वीप बन गए, है ना। वो महाद्वीप जैसे कार्बोनिफेरस समय तक क्या थे, एक ही जगह पर थे, जिनको पैंजिया कह रहे थे। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय में जितनी जलवायु में परिवर्तन हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी जितना तापमान रहा होगा उतना ही आज भी तापमान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बरसात जितनी होती रहेगी उतनी आज भी हो रही है, और हर जगह उतनी ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जितना तापमान है उतना ही हर जगह तापमान हो, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, हर जगह परिवर्तन होता रहता है ना। उस पर भी बात की है क्यों परिवर्तन होता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति ऐसी है कि जिसके कारण पृथ्वी के कुछ भागों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं जहाँ तापमान ज़्यादा है, कुछ भागों में तिरछी पड़ती हैं जहाँ तापमान कम है, कुछ भागों तक पहुँच ही नहीं पाती जहाँ तापमान बिल्कुल कम है, जहाँ बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। तो वो जब एक ही महाद्वीप के पुराने समय में जाके जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, उसी को पूरा जलवायु कहते हैं, है ना। उसी बेस पर इनका सिद्धांत आधारित है, तो उनको कई सारी चीज़ें पता हुई थी। तो इसमें जो पहला पॉइंट आप लोग जलवायु वाले में लिखे हैं कि पूरा जलवायु संबंधी अध्ययन से उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि महाद्वीप एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित हुए हैं, इस पर पहले भी बताए हैं, शुरुआत इसी से हुई थी। तो जब ये एक ही जगह पर कई जलवायु का अध्ययन कर रहे थे उसके समय की पुरानी, जैसे मान लीजिए भारत के जलवायु का अध्ययन करना है तो आज से मतलब मान लीजिए 30 करोड़ वर्ष पहले की जलवायु का अध्ययन करें, फिर 20 करोड़, उसके बाद फिर 10 करोड़, फिर 1 लाख, फिर ऐसे ही 2000 साल पहले, ऐसे ही वो कर रहे थे जलवायु का अध्ययन, है ना, कि भाई 30 करोड़ वर्ष पहले कितनी बरसात होती थी, क्या तापमान था, कौन कौन से पेड़ पौधे थे, कैसी वनस्पतियाँ थी, क्या थी स्थिति, फिर 20 करोड़ वर्ष पहले क्या स्थिति थी, समझ रहे हैं बात की नहीं। सबसे शुरू से लेकर आज तक की जलवायु में पढ़ रहे थे वो। तो उनको पता चला कि एक ही महाद्वीप पर ऐसी जलवायु भी पाई जा रही है जो कि उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार वहाँ पाया जाना संभव नहीं है। मान लीजिए कि भारत में उन्होंने मान लीजिए 10 करोड़ वर्ष पहले अध्ययन किया कि भारत में ऐसी स्थिति आ रही है कि एक ऐसा समय था कि यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती थी, है ना। तो आज की स्थिति में तो संभव है नहीं। तो वही हम बताए थे कि 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो जलवायु की पेटियाँ शिफ्ट होती हों, या तो सूर्य की स्थिति बदल जाए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पर सूर्य की किरण ही ना पहुँचे तो बर्फ़ जम जाएगी। दूसरी स्थिति हो सकती है कि भारत ही ऐसी जगह चला जाए जहाँ हमेशा बर्फ़ गिरती हो, है ना। तो पहली स्थिति संभव नहीं है क्योंकि सूर्य की स्थिति बदलती नहीं है ना। अगर वो ऐसा हो जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं बचेगा। तो दूसरी स्थिति संभव है कि भारत की स्थिति ऐसी रही हो कि जहाँ पे बर्फ़ गिरती रही हो। ये समझने की बात है, ठीक है ना।
तो ऐसा ही उनको हर महाद्वीप पर मिला। तो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा सिद्ध किया कि पहले जो महाद्वीप थे सारे वो एक ही जगह पे जुड़े हुए थे, इसीलिए सब महाद्वीप पर एक तरह की जलवायु एक समय में मिलती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरा है, महाद्वीपों पे जलवायु क्या है, भिन्नता मिलने लगी है। जैसे मान लीजिए कि जो हम आपको पैंजिया बना के दिखाए थे ऐसे, ठीक है ना, तो इसमें यहाँ से विभाजन हुआ मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से विभाजन हुआ। लेकिन इस जगह की मान लीजिए ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इसमें कुछ भाग मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका का भी भाग आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, है ना। इतने क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों भाग आ जाएंगे, मान लीजिए, सपोज करने को कह रहे हैं, मानने को कह रहे हैं। अब जब विस्थापन हुआ तो ये उत्तरी अमेरिका इधर चला गया, दक्षिणी इधर चला गया, है ना। तो मान लीजिए सूर्य की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ जब ये सब जुड़ा हुआ था तो यहाँ सूर्य की किरणें क्या हो रही थी, लंबवत पड़ रही थी, तो यहाँ तापमान क्या रहेगा, खूब ज़्यादा रहेगा। जब ये विस्थापित होकर उत्तरी अमेरिका यहाँ पहुँच जाएगा और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पहुँच जाएगा, तो अब तो सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही हैं, तो अब यहाँ पे तापमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। यहाँ पे बर्फ़ भी गिर सकती है, गिरती ही है, कनाडा में तो बर्फ़ गिरती ही रहती है। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, जब आप पूरा जलवायु का अध्ययन करेंगे तो जब उस समय पे जाएंगे जब वो ये महाद्वीप यहाँ पे था, जलवायु का अध्ययन करते समय स्थान तो अब ये यहीं पे है, स्थान अब ये यहीं पे है, लेकिन जब पूरा जलवायु का मतलब होता है कि वो स्थान को तो आप लेके अब जा नहीं सकते कहीं, लेकिन उस पे जो आप जैसे मिट्टी की लेयर्स होती है ना, समय के साथ बनती जाती हैं, है ना। आप जब किसी पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके चारों जो परतें होती हैं, उसकी स्किन्स की जो लेयर होती हैं, उसको गिनते हैं, तब पता चलता है। तो जो आप पूरा जलवायु का अध्ययन की बात हो रही है, बहुत तकनीकी है, इसमें बहुत फंसना नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि वो पीछे के समय के, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते हैं ना कि जब खनन करते हैं तो सतह से नीचे की ओर जब खनन करते जाते हैं तो हमको पुरानी चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। वैसे ही जब वो समय की, जैसे मान लीजिए आप मिट्टी का खनन करते गए, अब हड़प्पा सभ्यता के समय की मिट्टी पे पहुँचे, तो वहाँ की सभ्यता की मिट्टी को जब आप प्रेक्षण में लेंगे तो उससे आपको जलवायु के जो तत्व मिलेंगे, उससे आप अनुमान लगाएंगे कि उस समय की क्या स्थिति रही होगी। तो स्थान तो आज अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यहीं पे है, लेकिन इसी जगह पे जब इसकी जलवायु का अध्ययन पीछे समय में जाके करते हैं, है ना, तो पता चलता है कि ये पहले यहाँ पे रहा होगा, है ना, पहले ये महाद्वीप क्या रहा होगा, सब एक साथ ही जुड़े रहे होंगे। ऐसा पूरा जलवायु के माध्यम से उनको पता चला। इस पे बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन है, नहीं है ना, ठीक है। चलिए अगला बिंदु उसमें क्या था, जलवायु संबंधित कार्बोनिफेरस हिमयुग, है ना। हम आपको पहले ही बताए हैं कि कार्बोनिफेरस में उन्होंने कहा था कि सारे महाद्वीप एक जगह जुड़े थे, जिसको पैंजिया कह रहे थे, उसके चारों ओर क्या था, पैंथालसा महासागर था। जब कार्बोनिफेरस समय था, उसी समय पृथ्वी पर क्या हुआ था, बहुत तापमान गिर गया था और हिमयुग आया था। मतलब पृथ्वी का लगभग ज़्यादातर हिस्सा किससे ढक गया था, बर्फ से ढक गया था। और उसमें केवल विषुवत रेखा का क्षेत्र जो था, अगर पृथ्वी तब ऐसे मान लीजिए, तो उसमें जो विषुवत रेखा मतलब जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस क्षेत्र बस को छोड़ करके बाकी सब क्षेत्र कैसा था, बर्फ से ढक गया था। तो हिमयुग आया, तो उससे हमको क्या मतलब है, उससे वैगनर को क्या ऐसा मिल गया। वैगनर को मिला ये कि आज आप महाद्वीपों की स्थिति देख रहे हैं, मैप में आपको दिखाऊं तो आज महाद्वीप की स्थिति इस तरह से है ना। विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही है ना, ठीक है। तो आज जहाँ विषुवत रेखा गुजर रही है वहाँ पे बर्फ गिरनी चाहिए, नहीं गिरनी चाहिए, है ना। जहाँ पे आज विषुवत रेखा गुजर रही है वहाँ बर्फ नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा है। लेकिन जब वहाँ की पूरा जलवायु का अध्ययन किया गया, उन क्षेत्रों का भी, तो प्रमाण मिला कि जब हम कार्बोनिफेरस समय में जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं, उसी जगह पे जो आज विषुवत रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी हमको ऐसा प्रमाण मिला कि बर्फ का मतलब कार्बोनिफेरस समय में
बर्फ़ वहाँ पे गिरी रही या बर्फ़ का हिमकाल का प्रभाव वहाँ पे भी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है कि जब वो क्षेत्र पहले विषुवत रेखा में ना रहा हो और वो ऐसी जगह पे रहा हो जहाँ पे जब कार्बोनिफेरस समय में हिम युग आया तो वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे वहाँ पे भी बर्फ़ क्या थी, गिरी थी या बर्फ़ जमी हुई थी। ठीक है, तो ऐसा प्रमाण उनको हर महाद्वीप में मिला है, ऐसा नहीं कि एक महाद्वीप पे मिला है। सारे महाद्वीप जितने हैं सब पे उनको किसका प्रमाण मिला है? कार्बोनिफेरस समय में हिमयुग का प्रमाण मिला है। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि सब अलग अलग जैसी स्थिति में आज हैं वैसे ही रहे हों और सब जगह बर्फ गिर गई हो, ऐसा नहीं है। वो तभी संभव है जब सारे महाद्वीप क्या हो, एक साथ आके जुड़े हुए थे पैंजिया के रूप में। ठीक है, तो जो हिम युग है उससे भी ये सिद्ध करते हैं कि महाद्वीपों में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। ठीक है, और कार्बोनिफेरस के समय में ही क्या हुआ है, दो तरह की वनस्पतियां हैं, उनका विशेष नाम भी है, ग्लोब्सटोरिस और टेरिफाइलम। नोट्स में लिखा हुआ है ग्लोब्सटोरिस और टेरिफाइलम दो वनस्पतियां हैं जो कार्बोनिफेरस के समय में क्या हुआ, थोड़ा सा तापमान जब बढ़ा है ना, पहले तापमान ज़्यादा था फिर न बर्फ़ गिरा होगा, पहले तापमान ज़्यादा होता है तब न तापमान कम होगा, तो पहले तापमान ज़्यादा था तो उस समय पे दो तरह की वनस्पतियां जिनका भी नाम हम आपको बताया ग्लोब्सटोरिस और टेरिफाइलम वनस्पतियां जो थीं ये बहुत ही सघन वनस्पतियां थीं। सघन वनस्पतियां मतलब, सघनता मतलब समझते हैं कि एक ही जगह पर, जैसे मान लीजिए इतना क्षेत्र है, इसमें एकदम पास 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 पेड़ हैं तो वो सघन हो जाएंगे और खूब सारी पत्तियां हैं उनमें। विरल क्या होगा, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ है, ये विरल हो जाएगा। सघन मतलब कि खूब पास पास वृक्ष हैं और खूब सारी पत्तियां हैं, खूब बड़े वृक्ष हैं, है ना। तो ये जो ग्लोब्सटोरिस और टेरिफाइलम थे बहुत सघन थे। तो ये कब है, कार्बोनिफेरस के शुरुआत में, मान लीजिए मतलब हिम युग आने के पहले की स्थिति है। तो ये सघन वनस्पतियां थी। फिर हिम युग आया, तो हिम युग आया तो पूरी वनस्पतियां क्या हुई, दब गईं और दब के कहाँ चली गईं, जमीन के भीतर चली गईं, पृथ्वी के भीतर धीरे धीरे दबती गईं, क्योंकि बर्फ़ की पतली परत नहीं थी कि बस हो गया थोड़ी सी पतली। बर्फ़ जब गिरी है तो भयंकर टाइप की बर्फ़ है ना। उसका अनुमान अब आप जैसे अगर आप आइस एज मूवी एक है, देखे हैं, कार्टून एनिमेशन टाइप की है, उसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें आइस एज करके एक उन्होंने एपिसोड ही बनाया, वो पूरी मूवी आइस एज पे ही आधारित है। कार्टून है, समय मिले तो देखिए, उसके कई पार्ट हैं, अच्छा लगेगा आपको। उसमें आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं उतने बर्फ़ के पहाड़ बने हुए हैं, है ना। तो इतने पहाड़, तो उसके नीचे मामूली सा पौधा क्या है, वो सब धस के कहाँ चले गए, ज़मीन में चले गए। समय के साथ वही जो पेड़ पौधे थे दबे, जब उसमें जीव जंतु भी दब गए, जो जीव जंतु भी सब दब गए, केवल विषुवत रेखा वाले क्षेत्र के जीव जंतु और पेड़ पौधे बचे थे, बाकी सब जीव जंतु क्या हुए, दब गए, मर गए उसी में। वो जीव जंतु जब जमीन के नीचे दबे तो तापमान और दाब के कारण समय के साथ उनका अपघटन हुआ, है ना, और अपघटित होते होते वही किस में परिवर्तित हो गए, कोयला में। क्रूड ऑयल जो आज आप तेल आदि का प्रयोग करते हैं, है ना, जो वाहन चलाने के लिए, वो सब तभी के बने हुए हैं, है ना, क्योंकि उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है। तो तभी क्या हुआ, कोयला बना। और जैसे अभी हम आपको बताए थे ना कि हिम युग के साक्ष्य हर महाद्वीप में मिलता है, वैसे ही कोयले के साक्ष्य भी हर महाद्वीप पे क्या होते हैं, मिलते हैं। और कोयला के साक्ष्य साथ ही साथ समान संरचना का कोयला, कोयला बस नहीं, जैसे कोयले के कितने तरीके हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, है ना, यही है ना। तो और लोहे के हेमेटाइट, होमेटाइट है, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना, ये कोयले के क्या हैं, प्रकार हैं। तो ये इनमें कार्बन के आधार पर प्रकार है। सबसे ज़्यादा मतलब जो राख जो है सबसे कम बचता है एंथ्रासाइट में, और जब एंथ्रासाइट से बिटुमिनस जाएंगे तो राख की मात्रा ज़्यादा बचेगी, मतलब वेस्ट मटेरियल। एंथ्रासाइट में वेस्ट मटेरियल सबसे कम है, उसमें ऊष्मा सबसे ज़्यादा मिलेगी। पीट में सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है और सबसे कम ऊष्मा मिलेगी, ठीक है ना। तो
जब देखा गया कि जो कार्बन की कोयला मिल रहा है हर महाद्वीप पर तो कैसा है, तो पता चला कि सबकी संरचना लगभग समान ही है, मतलब सब एक ही जगह पे बने हुए थे, फिर बाद में क्या हुए हैं, अलग हो गए हैं। जब महाद्वीप अलग हुआ तो कार्बन भी अलग हो गया सबके साथ, कोयला भी अलग चला गया हर क्षेत्र का, है ना। तो ये हो गया कार्बोनिफेरस के समय में हिमयुग, और उस समय में जो कोयला की संरचना बनी और जो जीव जंतु थे। और उसमें क्या है एक पॉइंट, और इसमें एक बिंदु है, एक इसमें है जीव जंतुओं के वितरण से संबंधित। इसमें वैगनर ने एक और बात बताई कि जो सरीसृप वर्ग होता है, सरीसृप जानते हैं क्या, किसी को नहीं, सरीसृप वर्ग, इसको कहते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो चलिए, आप सांप का नाम सुने हैं, सांप सुने होंगे, और उसको क्या कहते हैं, कछुआ सुने होंगे, और क्या कहते हैं उसको, मगर, घड़ियाल, ये सब सुने हैं, ये सब सरीसृप वाले हैं, है ना। तो जो सरीसृप के प्राणी हैं इनसे संबंधित उन्होंने साक्ष्य ऐसा दिया कि सरीसृप वर्ग के जीव जो हैं, है ना, सेम वही जीव जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी मिल रहा है ना, और वही जीव यहाँ भी मिल रहा है। अगर उसका जीवाश्म देखा जाएगा, जीवाश्म मतलब जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं एक विशेष जलवायु और एक विशेष वातावरण में ही पाए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ बेर पाई जाती है ना, बेर का वृक्ष, है ना, जिसको बैर कहते हैं आप लोग, वो यूरोप में नहीं मिलेगा आप जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि वो कम बरसात वाले जगहों पर पाया जाता है। आपके आसपास जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आप बर्फीले क्षेत्रों में चले जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि विशेष वातावरण पाए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ अध्ययन करें पुराने समय में जलवायु का, बर्फीले समय का, और आपको पता चले कि वहाँ बेर का वृक्ष मिल रहा है, या बेर की जो बीज हैं उनके कुछ पदार्थ अवशिष्ट मिल रहे हैं, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई 2 किलो बेर ले गया हो, बैठ के खाया हो पहले, है ना, ये हो सकता है। या तो अब अगर 2 किलो 4 किलो नहीं, पेड़ मिल रहा है, तो पेड़ तो कोई उखाड़ के यहाँ से ले नहीं जाएगा, वहाँ लगा देगा, और लगेगा भी नहीं पेड़, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति होगी कि वहाँ पहले तापमान क्या रहा हो, ऐसा रहा हो, बरसात ऐसी होती रही हो कि बेर का वृक्ष वहाँ पे क्या हो सके, उग सके, भले आज वहाँ पे तापमान ऐसा है कि वहाँ ना उगे। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा ही हुआ है। जो जीव जंतु हैं, ये सब रेप्टाइल्स आदि, इनका जब जीवाश्म, जब वो पूरा जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो जीवाश्म मिला, उसका अध्ययन किया तो उनको पता चला कि आज जिन क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे मान लीजिए कोई जानवर है, उसका जीवाश्म मिला, ठीक है, वही जानवर यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसका जीवन का जो अनुकूलन का मतलब वो उसको वर्तमान में मिलना चाहिए, वो यहाँ मिलना चाहिए। वर्तमान में मान लीजिए कोई जीव यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसका जीवाश्म जो है वो यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है, ठीक है, जो कि ये स्थितियाँ उसके जीवन के लिए नहीं हैं। लेकिन यहाँ वाली स्थिति है, यहाँ आज भी मिल रहा है, लेकिन उसका जो हड्डी वड्डी है वो यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है। तो क्या होगा? ऐसी स्थिति रही होगी ना कि एक समय में ये वाले क्षेत्र यहाँ इधर के आसपास रहे हों, जिससे कि वहाँ पे भी वो जीव पाया जाता रहा हो। तो यही जीव मतलब अन्य जीवों के जीवाश्म से पता चला कि वो जीव जो हैं कई ऐसे क्षेत्रों में आज भी मिल रहे हैं जहाँ पे उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन आज वो जहाँ मिल रहा है वो बहुत दूर दूर स्थित हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक भारत में स्थित है, दूसरा अमेरिका में स्थित है, लेकिन वो रहने के अनुकूल कहाँ है? भारत में ही। तो ऐसी स्थिति रही होगी ना, कभी भारत और अमेरिका एक ही अक्षांश पे स्थित हुए हों, है ना, एक ही अक्षांश मतलब ये है कि एक ही जलवायु की स्थितियों पे निर्भर रहे हों, एक ही जलवायु वाले मार्ग पे रहे हों, ठीक है ना। तो ये जीवों से संबंधित, जीवाश्म से संबंधित था। तो ये दूसरा हो गया पूरा जलवायु और जीवाश्म संबंधित। तीसरा एक जो लिखे थे जीवित जीव लेमिंग,
लेमिंग एक जीव है जो आज भी पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता था? स्कैंडिनेविया, हम आपको बताए हैं यहाँ पे है, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं इनको, ठीक है ना। ये जो डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सब ये कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है कौन? लेमिंग एक जीव है ना, छोटा सा होता है खरगोश की तरह, वो जीव लेमिंग है। वो क्या करता है? वो मौसम जब परिवर्तित होता है, एक विशेष मौसम परिवर्तित होता है, जैसे आप देखते हैं ना मौसम पलायन में क्या होता है कि बहुत सारे पक्षी जो हैं दूसरे जगहों से आते हैं जब वहाँ ठंड पड़ती है। जैसे देखेंगे साइबेरियन क्रेन आदि आता है इलाहाबाद में। अगर आप संगम के समय गंगा नहाने गए हों कभी इलाहाबाद, तो देखते हो बहुत सारे पक्षी आते हैं। वो सब आते हैं साइबेरिया से, रूस से। साइबेरिया यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ट्रैवल करके, है ना, प्रवासी पक्षी कहते हैं उनको। तो ऐसे ही वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वो अनुकूलन के लिए तुलनात्मक रूप से यहाँ गर्म मौसम रहता है, तो यहाँ आते हैं। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है यहाँ पे। तो आज जब उन्होंने प्रेक्षण कर रहे थे वैगनर, तो उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ जीव हैं लेमिंग, जो क्या करते हैं, मौसम बदलता है तो यहाँ से दौड़ते दौड़ते आते हैं और यहाँ कूद जाते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, तो वो दौड़ के आते हैं, यहाँ कूद जाते हैं। और वो ऐसा नहीं कि एक दो ठो कूद रहे हैं, कई हजारों कूद रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको मज़ा आ रहा है मरने में तो मज़ा आता नहीं होगा। इससे क्या मिला? और फिर उन्होंने खोज किया तो उनको यहाँ पे, ये कनाडा है, इसके बीच की दूरी कई हजारों किलोमीटर है। यहाँ पे जब उन्होंने अध्ययन कर रहे थे तो उनको मिला कि लेमिंग के जीवाश्म यहाँ भी मिल रहे हैं। लेमिंग का जीवाश्म क्या मिल रहा है? यहाँ भी। लेकिन वर्तमान में यहाँ लेमिंग नहीं मिल रहा है, लेमिंग केवल यहाँ मिल रहा है। उसके जो हड्डियाँ आदि हैं वो यहाँ भी मिल रही हैं। तो इससे क्या पता लगता है आपको? वो अभी भी यहाँ दौड़ रहे हैं इधर, मतलब ये पहले स्थान जुड़ा हुआ था, है ना, ये पूरा भाग। और वो क्या करते थे, मौसम के जब परिवर्तित होता था तो इस भाग से इधर की ओर आ जाते थे। अब उनको तो ये पता नहीं है कि वो भाग अब हट गया है, तो वो परंपरागत रूप में वही चला आ रहा है। वो लोग क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता है तो इधर आते हैं और कूद जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक हाथी को, जब वो छोटा सा बच्चा है, उसको आप एक छोटी से रस्सी से बांध दीजिए तो बंधा रहेगा। लेकिन अगर उसको हमेशा बांधते रहे वो बड़ा हाथी हो जाए, तब भी वो उस छोटी सी ही रस्सी से बंधा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है ना। उसके दिमाग में बैठ गया है कि मुझे रोका गया है, मैं इससे छूट नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। एक जो जकड़न होती है, ऐसे ही हमारी मानसिक सोच होती है ना, कि हम परंपराओं में चलते हुए रहते हैं। लगता है कि इससे गलत क्यों करें, अलग क्यों करें, गलत हो जाएगा, है ना। जैसे पहले आप लोग देखिए, केवल बालकों को पढ़ाया जाता था, बालिकाओं नहीं पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि माना जाता था बालिकाएं घर का काम करेंगी, है ना, बालक जाएंगे, पढ़ेंगे, विद्वान होंगे, यही सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ये समय परिवर्तित हुआ ना, कुछ लोगों ने सोचा ऐसा कि नहीं ये गलत है ना, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ने का भी। तो वो सामाजिक जकड़न को तोड़ा। लेकिन लेमिंग इतना बुद्धिमान नहीं है, उसको लग रहा है कि मेरे पूर्वज भी दौड़ रहे थे, मुझे भी दौड़ना है। वो दौड़ रहा है, भले उसकी जान चली जा रही है। तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि ये क्या है, कि वो स्कैंडिनेविया और जो अमेरिका वाला क्षेत्र है वो क्या रहा होगा, जुड़ा रहा होगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जुड़े रहे होंगे, तभी ना लेमिंग जमीन पे चलता रहा होगा और उसके यहाँ पे प्रमाण मिल रहे हैं। अब भले वो यहाँ सागर में गिर जा रहा है, मर जा रहा है, लेकिन पहले वो इधर उधर जाते थे। तो ये साक्ष्य पे बात हुई, वैगनर द्वारा दिए गए जितने सिद्धांत के साक्ष्य थे। अब हम लोग उनकी मूल्यांकन करते हैं, आलोचना करते हैं कि कितना सही है, कितना गलत है। अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। मुझे आप लोगों को ये समर्पित करने को दिया गया है, मैं भूल जाता हूं रोज़, मुझे बहुत दिन से मिला हुआ है। ये क्या है? एकता और सद्भाव। कितने लोगों ने ले लिया है? ये सब लोगों ने ले लिया है। जितने लोगों ने नहीं लिया है ना, ये क्या है? एकता और सद्भाव मतलब समझते हैं? अगर आप इसको लगाए हैं, मतलब आप यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप एकता में विश्वास रखते हैं और सद्भाव में विश्वास रखते हैं। एकता मतलब
आप किसी भी तरह के भेदभाव को क्या करते हैं, मनाही करते हैं। ना तो आप जातिगत भेदभाव को मान रहे हैं, ना तो आप धर्म के भेदभाव को मान रहे हैं, ना तो आप ये मान रहे हैं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, बालिका है। इस तरह के भेदभाव से क्या कर रहे हैं, मनाही कर रहे हैं। आप यह मान रहे हैं कि आप एक मानव होने के नाते आप पूरे विश्व को मानवता के ही नज़रिए में देख रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, ये ऐसा नहीं है कि ये बेचना है, इससे पैसा कमाना है। ये एक संदेश है, एक संदेश है कि जो व्यक्ति इसको कहीं भी या अपने बुक में, अपने मोबाइल में, अपने शर्ट में, कहीं भी जो इसको स्थान दे रहा है, वो इस बात को प्रतिबिंबित कर रहा है कि वह एकता और सद्भाव को स्वीकार कर रहा है। एकता मतलब कि हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं। सबसे पहले क्या है, मानव हैं। प्रकृति ने जब मनुष्य को बनाया तो ये सोच के नहीं बनाया था कि वो यूरोप में रहेगा कि भारत में रहेगा, भारतीय है कि यूरोपियन है कि जर्मन है। और भारत में भी है तो वो ये नहीं बनाया था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण में भी है कि शुक्ला है कि मिश्रा है कि कौन है, सिंह है कि गुप्ता है, केसरी है, कुछ है, ये नहीं बनाया था, वो हमने बनाया है। लेकिन प्रकृति हमसे क्या रखती है कि हम एकता में रहें, है ना, एकता में रहें, प्राकृतिक एकता को बनाए रखें। ये नहीं कि भेदभाव को जनरेट करें, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। तो एकता में रहना है। सद्भाव मतलब क्या है कि प्रेम से रहना है। जब एकता होगी तभी सद्भाव होगा, है ना, ऐसा नहीं। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के पूरक चीज़ें हैं। एकता है तो सद्भाव है, सद्भाव है तो एकता है ना। तो आप लोग अगर चाहें तो ये मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुछ शुल्क भी उन्होंने निर्धारित किया है, 5 रुपये है, तो आप लोग इससे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, आलोचना बहुत बड़ी नहीं है, जल्दी से बता दे रहा हूँ, पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, स्वेज, पहली आलोचना है स्वेज पर आधारित है ये सिद्धांत। स्वेज के वर्गीकरण पर इन्होंने कहा कि महाद्वीप महासागर पर तैर रहा है, वो वर्तमान में मान्य नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें सिद्ध हो जाएगा कि महासागर के नीचे भी सतह पाई जाती है ना। जैसे हम आप बताए थे ना आपको इस तरह से, तो यहाँ पे महासागर का जल भले पाया जा रहा है, लेकिन उसके नीचे भी क्या है, भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी का भाग है, स्थल है, उसके ऊपर पानी है ना। ठीक है, तो पहला तो वर्गीकरण इन्होंने स्वेज के आधार पर किया था, स्वेज को ही आधार बनाया, स्वेज का वर्गीकरण ही अमान्य कर दिया गया। तो इस आधार पर इनकी भी आलोचना होती है कि इन्होंने गलत चीज को मान लिया था। दूसरा, जो इन्होंने जितने भी बल माने हैं ना, चाहे उत्प्लावन का बल हो, चाहे गुरुत्व का बल हो, चाहे ज्वारीय बल हो, ये बल वर्तमान में इतने शक्तिशाली नहीं है जितना इन्होंने दिखा दिया है ना। इन्होंने जितना उसको बल दिया है उतने ये बल प्रभावशाली नहीं है कि ये हजारों किलोमीटर बहुत बड़े भूखंड को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकें। महाद्वीप में विस्थापन तो हुआ है, लेकिन उसके लिए इन्होंने जो बल दिया है वो बल क्या है, अवैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है, आज भी जो है ज्वारीय बल कार्य कर रहा है, आज भी उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। पहली बात तो उत्प्लावन बल कार्य ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि महाद्वीप तैर नहीं रहे हैं। पहली बात तो समझ लिए, ये आलोचना का बिंदु है, इनका सिद्धांत का बिंदु नहीं है। ये जब सिद्धांत दिए उसके बाद उस पर स्टडी हुई ना, बहुत सारे भूगोलवेत्ता उसको पढ़े, उस पर आलोचना किए, उस पर चिंतन किए, तो उनको बातें कमियां हैं ये उनकी, कह सकते हैं आप, कि भाई उत्प्लावन बल कार्य नहीं करेगा। पहली बात, क्योंकि महाद्वीप तैर नहीं रहा है। दूसरी बात, ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल इतने पावरफुल नहीं है कि वो महाद्वीपों को एक जगह से दूसरे जगह क्या करें, ले जा सकें। ठीक है, और जैसे इन्होंने बताया था कि महाद्वीपों में विस्थापन एक तो उत्तर की तरफ हो रहा है और एक पश्चिम की तरफ हो रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जब ये उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ विस्थापन है तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ क्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो आज विस्थापन देखा जाता है वो दक्षिण और पूर्व की ओर है, ये दक्षिण है और इधर पूर्व है। यहाँ पे ये कैसे पाया जा सकता है? तो ये एक आलोचना का बिंदु होगा कि भाई जो आपने कह रहे थे कि उत्तर और पश्चिम की ओर होना चाहिए, एक तो आपका दूसरी दिशा में जा रहा है, वो कैसे, वो व्याख्या ही नहीं कर पाए। ठीक है ना।
और इसमें क्या आलोचना है? ठीक है, एक बिंदु और है, जैसे इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि महाद्वीपों बस में विस्थापन हो रहा है। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि केवल महाद्वीप ही विस्थापित नहीं हो रहे हैं, महासागर भी क्या होते हैं, महासागरों का भी आकार परिवर्तित होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह की ओर विस्थापित हो रहे हैं, उनका जो आकार आकृति है जो है बदल रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर महत्व पे बात किया जाए, कंक्लूजन करा जाए, तो इनके सिद्धांत में कुछ मौलिक कमियां हैं। जैसे इन्होंने जो बल दिया वो गलत है, जो स्वेज का वर्गीकरण माना वो गलत है, लेकिन जो महत्व है आगे के सिद्धांत के लिए जो बेस प्रदान करता है वो ये है कि महाद्वीप में विस्थापन हुआ है, यह बात सत्य है। इससे क्या हुआ कि आगे के वैज्ञानिकों को बड़ा बल मिला, उन्होंने आगे और सोचा, ठीक है ना, और उसी के आगे फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है जिस पे हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, कल प्रैक्टिकल की क्लास होगी।